हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो जनहित याचिका उच्च न्यायालय न्यायिक पीठ है और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो जनहित याचिका उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार की जनहित याचिकाओं पीआईएल पर निर्णय लेने के लिए मदुरै पीठ के प्राधिकार को बहाल कर दिया है, जिसमें उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल 13 जिलों के बजाय संपूर्ण राज्य से संबंधित मामले शामिल है। नोट, आइए समझते हैं। तो देखिए, चेन्नई में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की मदुरै में एक अस्थायी पीठ है जो मूल क्षेत्राधिकार को छोड़कर सभी मामलों में मुख्य पीठ को प्रतिबिंबित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। तो चलिए अब हम लोग मद्रास न्यायालय का निर्णय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके मुद्दे के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित एक निर्णय में जिला विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मदुरै पीठ के बजाय न्यायालय की मुख्य पीठ पर राज्यव्यापी मंदिर के हितों के संबंध में जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग इसके निर्णय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हालिया निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के अधिकारों को सभी प्रकार की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए बहाल कर दिया गया है, जिसमें वे मुद्दे भी शामिल है जो संपूर्ण राज्य से संबंधित है, न केवल इसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 13 जिलों से। न्यायालय ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो मुख्य न्यायाधीश एक मामले को मुख्य पीठ से अस्थायी पीठ में हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन सभी पैन स्टेट मामलों को केवल मुख्य पीठ में दायर करने की आवश्यकता वाला एक व्यापक आदेश मदुरै पीठ के कामकाज के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके निर्णय का कानूनी आधार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, न्यायालय ने मदुरै पीठ के गठन के लिए वर्ष 2004 में जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना पर विश्वास किया, जिसमें इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि बी स्टालिन बनाम रजिस्ट्रार 2012 में एक संपूर्ण पीठ के निर्णय ने स्पष्ट किया कि मदुरै पीठ ने दायर एवं सुनवाई की जा सकने वाली जनहित याचिकाओं के प्रकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि इसने मुख्य न्यायाधीश के मामले को मुख्य पीठ और मदुरै पीठ के बीच हस्तांतरित करने के अधिकार की पुष्टि की। तो चलिए अब हम लोग उच्च न्यायालय तथा अस्थायी पीठों की स्थापना की प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 में मुख्य स्थान से दूर पीठ स्थापित करने का प्रावधान है। तो चलिए अब हम लोग इसके न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय की पीठों की मांग पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। बाद में वर्ष 1983 में उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पीठों की स्थापना के सामान्य प्रश्न की जांच करने के लिए संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया गया। तो चलिए अब हम लोग इसके सिफारिशें के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आयोग ने क्षेत्र की विशेषताओं, जनसंख्या, आकार, क्षेत्र, यात्रा और संचार के साधन, मुकदमों के लिए दूरी, लंबित दर, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एवं कानूनी प्रतिभा सहित कई मानदंडों
की सिफारिश की। तो चलिए अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य स्थान के अतिरिक्त अन्य केंद्रों पर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग की जांच की, जिसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि निर्णय भावनात्मक या संकीर्ण विचारों पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित होने चाहिए। पीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के बीच सर्वसहमति आवश्यक होती है। तो चलिए अब हम लोग केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सहमति और राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही सरकार पीठ स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करती है। राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने तथा उच्च न्यायालय और उसकी पीठ के संपूर्ण व्यय को वहन करने के लिए जिम्मेदार होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी पीठ के दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करते हैं और आवश्यकता अनुसार मुख्य सीट से न्यायाधीशों को पीठ में नियुक्त करते हैं। बेंचों की स्थापना पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के बीच सर्वसम्मति की आवश्यकता वाले परामर्शी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग भारत का संविधान के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग 6 से राज्य उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना और अनुच्छेद 222 है एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है। अनुच्छेद 225 है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 226 है कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 230 है उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार है। अनुच्छेद 231 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। तो चलिए अब हम लोग जनहित याचिका क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जनहित याचिका PIL की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ एवं विकसित हुई। भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रणेता थे। भारत में PIL की शुरुआत लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट प्राप्त हुई। इस नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है, जबकि जनहित याचिका इस पारंपरिक नियम का अपवाद है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित को लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जनता अथवा समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित या कुछ अन्य हितों के साथ साथ उनके कानूनी अधिकार एवं दायित्व भी प्रभावित होते हैं। जनहित याचिका को किसी कानून अथवा किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा पर विचार करने हेतु न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले कुछ मामले हैं बधुआ मजदूरी के मामले, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार और पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।